जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध से एक टॉपिक लेकर आया हूं। यदि आप फरवरी महीने का प्रतियोगिता दर्पण यदि आप देख रहे होंगे तो इस प्रतियोगिता दर्पण में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि फरवरी 2025 वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं प्रतियोगिता दर्पण में, उस प्रतियोगिता दर्पण में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण से इस बार का ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रतियोगिता दर्पण जो सीरीज चल रहा है वहाँ पे राष्ट्रीय को तो हमने कवर कर लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध यहाँ पे दिया हुआ है उस संबंधों को एक एक करके एक्सप्लेन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कारण उसका ये है कि ये जो टॉपिक है सीधा सीधी आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो लोग भी 17वीं का मेंस लिख रहे हैं या 71वीं की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए, एपी और इन सबों की तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए ये काफ़ी रामबाण टॉपिक है और आपके मेंस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो जीएस का सेक्शन है उसको एक नया डायमेंशन दे सकता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि भारत श्रीलंका के तत्कालीन संबंधों को आपके सामने रखना, जो आपके मेंस प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो पीटी नहीं, मेंस प्रोस्पेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटी के भी कुछ फैक्ट यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग को नया डायमेंशन दे सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में आज के दौर में 2025 अब शुरू हो चुका है, इस दौर में किस तरह की स्थिति बन रही है और ये चर्चा में टॉपिक क्यों आया है। तो भारत और श्रीलंका का जो आज ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, ये चर्चा में अभी तत्कालीन समय में इसलिए आया है कि तत्कालीन नवोदित राष्ट्रपति श्रीलंका में एक लंबे समय के बाद जब चुनाव हुआ है तो श्रीलंका में नए राष्ट्रपति ने कार्यभार संभाला है और इनका हाल फिलहाल में पहला जो दौरा हुआ है, विदेशी दौरा हुआ है, वो विदेशी दौरा भारत में हुआ है। और ये आप देख पा रहे हैं श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है अनुरा कुमारा दिशानायके। इनको देख लीजिए, ये आपको दिख रहे हैं, अनुरा कुमारा दिशानायके। तो ये जो हैं ये श्रीलंका के नवोदित राष्ट्रपति हैं। अब इससे पहले कि हम लोग श्रीलंका के स्थिति को समझें या श्रीलंका में किस तरीके से भारत का अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रहा है, पिछले कुछ वर्षों में जब श्रीलंका आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था उस दौरान चीन का प्रभुत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। जब श्रीलंका अपने विकट परिस्थिति में गया और चीन ने जिस तरीके से श्रीलंका का फ़ायदा उठाना चाहा, एक से एक पोर्ट धीरे धीरे अपने नाम करवाना उसने प्रारंभ किया, तो अब श्रीलंका को भी लगा कि कोई भी कौन हमारे लिए दोस्त है और कौन दोस्त नहीं है। हालांकि वैश्विक स्तर पे हमेशा ही इक्वेशन बदलते रहते हैं, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, लेकिन ऐसा लग रहा था आज से ठीक एक साल पहले यदि आप देखेंगे 2022-2023 तक देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका से भारत की पकड़ अब कमज़ोर हो रही है। और श्रीलंका के साथ भारत के जो संबंध हैं वो आज के संबंध नहीं हैं। श्रीलंका के साथ भारत का संबंध आप पौराणिक काल से देखेंगे। पौराणिक काल में श्रीलंका जो बेसिकली लंका है, तो वहाँ पे हमारे पौराणिक कालों में दिया गया है कि भगवान शंकर ने माँ पार्वती के लिए एक जो विशिष्ट घर बनाया था वही क्या था, लंका था। बाद में रावण ने इसे अपने दक्षिणा में ले लिया था और बाद में आप देखेंगे कि रामायण से इसकी कड़ी जुड़ती है, जहाँ राम जितने महान बने उसका कारण लंका विजय ही था। तो जो लंका विजय नहीं होती तो भगवान राम को उतनी महानता भी नहीं मिलती। तो इसकी तार पौराणिक कथाएँ से जुड़ती हैं। फिर आप आगे आके देखेंगे तो सम्राट अशोक के समय से कथाएँ जुड़ती हैं। तो सम्राट अशोक के समय आपने देखा था कि अशोक ने अपने पुत्रों को, संघमित्रा, इन सबों को भेजा था वहाँ पे, राहुल को भेजा था वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। वहाँ पे आज भी बोधि वृक्ष का एक जनरेशन का पेड़, जब भारत में सारे पेड़ नष्ट कर दिए गए थे शशांक और इन सबों के द्वारा, तो आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल जब आधुनिक युग आता है तो श्रीलंका से ही उसका एक वृक्ष मंगाकर भारत में वापस से बोधगया में लगाया गया था। तो भारत के साथ जो धार्मिक संबंध रहे हैं वो काफ़ी मजबूत रहे हैं, पौराणिक सांस्कृतिक संबंध है श्रीलंका के साथ। और श्रीलंका हमारे लिए स्ट्रैटेजिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका की जो स्थिति बनती है वो भारत के साथ जो है दक्षिण पूर्व में जो स्थिति बन रही है वो भारत से एक पाक स्टेट के द्वारा ही सिर्फ अलग होती है। अन्यथा भारत का जो दक्षिण का कल्चर है वो सारा का सारा कल्चर श्रीलंका के साथ मिलता है और चोल साम्राज्य में भारत और श्रीलंका के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो आप देख रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध रहे हैं वो अत्यंत ही प्राचीन रहे हैं, पौराणिक संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में 2021-22 का दौर जब श्रीलंका के आया, जब श्रीलंका आर्थिक आपातकाल से जूझना शुरू किया, आर्थिक स्थिति जब उसकी खराब होनी शुरू हो गई, ऐसे में भारत श्रीलंका के लिए एक महत्वपूर्ण दोस्त बनकर सामने आता है, एक मित्र बनकर सामने आता है। और भारत ने इस बात को प्रूव किया है पूरे वैश्विक स्तर पे कि भारत कभी भी किसी देश का फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहा है या नहीं उठाना चाहता है, और यही भारत की विशेषता है। और आने वाले समय में यदि कोई थर्ड फ्रंट खुलेगा, जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नाम को शुरू किया गया था,
लेकिन आज यदि पूरी दुनिया में जहां एक तरफ दुनिया यूएसए और रूस की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, या तो पूंजीवादी वर्ग और नहीं तो समाजवादी वर्ग, यहाँ भारत अपने आप को एक नए धड़े में शामिल करेगा जहां भारत विकास तो करेगा लेकिन किसी का फायदा नहीं उठाएगा। चलिए, तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं, हमने अभी तक जो चर्चा किया वहां पे भारत और श्रीलंका के प्राचीन पौराणिक संबंधों के बारे में चर्चा किया। आज चर्चे में क्यों है श्रीलंका? तो श्रीलंका चर्चे में ये रहा कि 15 से 17 दिसंबर 2024 को भारत के राजकीय यात्रा पर रहे हैं। कौन रहे हैं? तो श्रीलंका के नवोदित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के लिए उनकी यह पहली विदेश यात्रा है। और किसी भी देश के लिए यदि कोई उनका राष्ट्रपति पहला विदेश यात्रा कर रहा होता है तो आप उस देश का महत्व समझ सकते हैं। और श्रीलंका के जब राष्ट्रपति भारत आते हैं तो वहाँ पे आप देखें कि किनके साथ मीटिंग होती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रहते हैं, उनके साथ सलाहकार अजीत डोभाल भी रहते हैं, जो सामान्यतः जल्दी नहीं होते हैं। और इस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात होती है। और मुलाकात में सबसे ज़्यादा है कि दोनों पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया है कि विगत वर्षों में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और प्रगाढ़ अब धीरे धीरे हो रहे हैं, और जिसका श्रीलंका के सामाजिक और आर्थिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होगा। राष्ट्रपति श्रीलंका के अभी 2022 के पूर्व ने स्वीकार किया है कि 2022 के अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान उसके पश्चात श्रीलंका के लोगों को भारत द्वारा दिए गए मजबूत समर्थन की गहरी सराहना की है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस बात को स्वीकार किया कि 2022 के दौरान जब श्रीलंका गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस समय भारत ने जो मदद की है उस मदद की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। आज श्रीलंका जब धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, तो उस दौर में भारत का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। भारत न केवल खुद से श्रीलंका की मदद किया है, बल्कि वैश्विक मंच पे भी कई सारे फंड को लाने में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपातकालीन वित्त पोषण और 4 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा सहित बहुआयामी सहायता के माध्यम से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मेहमान राष्ट्रपति ने धन्यवाद कहा है। तो यहाँ से एक टॉपिक आपके लिए, एक लाइन निकल कर आता है कि भारत ने श्रीलंका को 4 अरब डॉलर का वहाँ पे विदेशी मुद्रा सहित मदद किया था, और वो काफ़ी चर्चे में भी था। और इसी मदद के माध्यम से धीरे धीरे श्रीलंका अब अपने आर्थिक क्राइसिस से अब उबर रहा है। यहाँ पे चर्चा क्या हुआ है ये देखना है, तो पूरे इस मीटिंग के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा हुआ है उसके ऊपर हम लोग एक एक करके अब चर्चा करते हैं। कि आर्थिक साझेदारी के लिए निवेश के आधारित विकास पर जोर दिया गया है। भौतिक, डिजिटल और ऊर्जा संपर्क पारस्परिक सहयोग के प्रमुख स्तंभ, इन्होंने कहा है कि भौतिक, डिजिटल और ऊर्जा संपर्क पारस्परिक सहयोग के प्रमुख स्तंभ होंगे। दोनों देश के बीच बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी एवं बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइप लाइन स्थापित करने की बात की गई है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो चर्चा चल रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित करने की बात चल रही है। दोनों देश एक दूसरे से किससे जुड़ेंगे? तो ये इलेक्ट्रिक ग्रिड से जुड़ने की बात चल रही है। साथ ही साथ बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन की भी स्थापना करने की बात चल रही है। दोनों देश अपने ऊर्जा को, श्रीलंका अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संभव है कि आने वाले समय में आपको एक पेट्रोलियम पाइपलाइन भी स्थापित होता हुआ नजर आ जाएगा। साथ ही साथ श्रीलंका के विद्युत संयंत्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलएनजी की आपूर्ति पर भी विचार किया जा रहा है। तो श्रीलंका की ऊर्जा जरूरतों के लिए तो पहला तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की बात चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड यदि स्थापित होगा तो भारत के पास जो सोलर एनर्जी हो रहा है उसके लिए भारत एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है, और श्रीलंका को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसके अलावा श्रीलंका में जो भी विद्युत संयंत्र अभी चल रहे हैं उसके लिए भारत आने वाले समय में एलएनजी की सप्लाई कर सकता है। और अभी हाल फिलहाल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि दोनों ही देशों के बीच एक बड़े लंबे समय से जो फेरी सेवा बंद हो गई थी उसको वापस से रिज्यूम कर दिया गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि कांके संथुराई, ये जो जगह है श्रीलंका का जो है वो नॉर्दर्न पॉइंट है यहाँ पे कांके संथुराई, और बीच में आप क्या देख रहे हैं, ये पाक स्टेट को देख रहे हैं। और दोनों के बीच में जो ज्वाइंट के लिए नागापट्टिनम, जो इस ब्लैंक को है, इन दोनों को जोड़ने के लिए तो भारत के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच में अभी हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री के द्वारा फेरी सर्विस को हरी झंडी दिखा दी गई है। अब दोनों ही देशों के बीच में फेरी की सर्विसेज, मतलब कि अब बड़े स्तर पे आप क्रूज को देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जहाज़ों को देख सकते हैं, जो दोनों ही देशों के बीच में नागरिकों के आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बनेगा। और दोनों ही देशों के बीच में जो संपर्क सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी और बेहतर हो सकेंगी
इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चर्चा भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे हुई, वो है रामेश्वरम तलाई मन्नार के बीच में यात्री नौका सेवा को भी अब बहाल किया जा रहा है। तो रामेश्वर और तलाई मन्नार आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये आपको क्या नज़र आ रहा है, रामेश्वर नज़र आ रहा है, रामेश्वरम नज़र आ रहा है, जो कि हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है, और दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं तलाई मन्नार नज़र आ रहा है। तो एक तरफ कांके संथुरई के बीच में जो है वो फेरी सेवा शुरू कर दी गई है, जो कि सीधा वहाँ पे कनेक्ट करेगी, और दूसरा जो है रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच में यात्री नौका सेवा को भी अब बहाल किया जा रहा है। यहाँ पे आप धनुषकोडी को देख सकते हैं, और ये जो क्षेत्र है, ये जो पुल बनाया गया था भगवान श्री राम के द्वारा श्रीलंका में पहुंच के लिए, उस पुल पे वापस से यात्रा को शुरू करने की बात कही जा रही है। श्रीलंका के कांके संथुरई बंदरगाह में पुनर्वास की दिशा में काम करने पर सहमति बन गई है, और मछुआरों के विवादित मुद्दे पर भी अब चर्चा हुई है। आए दिन भारतीय मछुआरे श्रीलंका के वाटर टेरिटरी में, और श्रीलंका के जो मछुआरे हैं भारत के टेरिटरी में आ जाते हैं, जिसे भारत के नेवी के द्वारा या भारत के कोस्ट गार्ड के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उनके बीच में भी एक दूसरे से छोड़ने के लिए भी वार्ताएं हो रही हैं। इसके साथ ही आजीविका से जुड़े हुए इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर सहमति बनी है। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने का भी निर्णय यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे जो है वो सामपुर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो इस बात को याद रखेंगे, जरा सर्च करेंगे आप, तो सामपुर सोलर प्रोजेक्ट को भी अब क्या किया जाएगा, इस पे गति प्रदान किया जाएगा, और इसको आगे बढ़ाने पे बात चल रही है। श्रीलंका में अब कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि, डेयरी और मात्स्यिकी, ये तीन जो है वो इसके प्राइमरी सेक्टर हैं। और श्रीलंका की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, आपको पता है कि ये पर्यटन पे है, और श्रीलंका के पास बहुत ज़्यादा खेती नहीं है। पर्यटन और चाय, ये श्रीलंका के अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ है। भारत यहाँ पे श्रीलंका को कृषि, डेयरी और मात्स्यिकी के साथ साथ आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और आधारिक संरचना के विकास के लिए भी सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हुआ है। साथ ही साथ श्रीलंका ने इस बात को अब एक्सेप्ट किया है कि अब भारत जो है हाइड्रो सर्वे के, इसके पहले जो विवाद चला था कि भारत के हाइड्रो सर्वे को रोका गया था या बीच में तैयार नहीं हो रहे थे, बीच में एक संबंध ठीक नहीं हुआ था, तो अब हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए भी अब श्रीलंका तैयार हो गया है कि भारत अब हमारे क्षेत्र में जहाँ भी चाहेगा वहाँ पे अब जल सर्वेक्षण या हाइड्रोग्राफी कर सकता है। और एक बड़ी बात है, क्योंकि जब भारत और श्रीलंका के रूटों के बीच में जब हाइड्रो सर्वे होगा, और यहाँ पे हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन है श्रीलंका, और ऐसे में यदि भारत को हाइड्रोग्राफी का यहाँ पे श्रीलंका नहीं रोकती है, किसी तरह का आपत्ति नहीं करती है, तो भारत एक बड़े स्तर पे यहाँ पे मिनरल्स की खोज कर सकता है। यहाँ पे जो दुर्लभ मटेरियल हैं उसकी खोज भारत कर सकता है, और साथ ही साथ दोनों के बीच में जो समुद्री कनेक्टिविटी है उससे काफ़ी ज़्यादा विस्तार मिलेगा। आगे देखें यहाँ पे, तो एक इम्पॉर्टेंट है, दोनों देशों के बीच में सुरक्षा हित के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को आश्वस्त किया है कि श्रीलंका अब आने वाले समय में कभी भी अपने ज़मीन का इस्तेमाल इसलिए किसी भी देश को इस तरीके से नहीं करने देगा कि वो भारत के एगेंस्ट में हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा इशारा जो है वो इशारा किसकी तरफ था, चाइना की तरफ था। और हाल फिलहाल में आपको एक चर्चा भी नज़र आएगा जहाँ पे चाइना का जो एक वेसल था, जो कि एक हाइड्रोग्राफिक वेसल्स था, जो जनरल मिलिट्री यूज के लिए होता है, वो भारत में जब इसे डॉक नहीं करने की परमिशन दी गई तो ये कहाँ मुड़ गया, ये श्रीलंका की तरफ मुड़ा था। तो इसके लिए भी श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आश्वस्त किया है कि श्रीलंका वैसा कोई भी काम नहीं करेगा जो भारतीय रक्षा के हित में न हो, और आपसी रक्षा और सहयोग के समझौते भी शीघ्र ही अंतिम रूप में दोनों तरफ से निर्णय दोनों पक्ष के रूप ले लिया जाएगा। यूएन में सुरक्षा परिषद में 2028 और 2029 के अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी भी श्रीलंका की ओर से समर्थन वार्ता में दोहराया गया है। तो आपको बता दें कि 2028 और 29 के लिए भारत एक बार फिर से यूएनएससी का अस्थायी मेंबर बन सकता है, और उसके लिए भारत समर्थन जुटा रहा है, और ऐसे श्रीलंका ने यहाँ पे समर्थन दिया भी है। तो यदि ये भारत 28 और 29 में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनता है तो ये 9वीं बार होगा जब भारत अस्थायी सदस्य बनेगा, और उसके लिए भी श्रीलंका ने समर्थन किया है कि यहाँ भारत को ये समर्थन मिलना चाहिए। एक और टर्म आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसको हम IORA कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर के लिए ये एक एसोसिएशन बनाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसकी अध्यक्षता के लिए श्रीलंका के लिए भारत का पूर्ण समर्थन भारत की ओर से व्यक्त किया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं मेंबर ऑफ इंडियन ओशंस की यदि आप बात करेंगे, जिसकी चर्चा विस्तृत रूप से हम बात करेंगे, तो यहीं पे आप IORA के बारे में जान लीजिए कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ रिम एसोसिएशन जो है वो हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक संगठन है। इस संगठन की स्थापना को आप देखेंगे तो 7 मार्च 1997 को किया गया था। 7 मार्च 1997 को एक किया गया था, और स्थापना और बेसिकली मॉरिशस में इसके ऊपर चर्चा की गई थी। और शुरुआती दौर में यहाँ पे भारत और साउथ अफ्रीका सामने नज़र आए थे, और आज के डेट में ये संख्या बढ़ के यहाँ पे आप देखेंगे ये रिम्स के सारे सदस्य हैं, और रिम्स में आज के डेट में लगभग 23 मेंबर्स हैं, 23 सदस्य हैं, और ये सभी आपस में एक दूसरे से
हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए आप देख रहे हैं सामने आपके हिंद महासागर के, और ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं इसकी सुरक्षा के लिए, तो इनकी सुरक्षा के लिए खासकर चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए भी IORA का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और ऐसे में इस पूरे सदस्य में आप देखेंगे तो भारत एक सबसे बड़ा प्लेयर है, और वैसे में इस बार श्रीलंका को ये एक सदस्यता का अवसर दिया जा रहा है। भारत ने इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया है। तो हिंद महासागर के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आप देखेंगे कि ये एक एसोसिएशन है जिसको हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पे एक और टॉपिक पे चर्चा हुआ यहाँ पे, जहाँ पे श्रीलंका राष्ट्रपति नई दिल्ली जब जाते हैं तो उसके बाद इसका चर्चा दोनों देशों के बीच में एक और नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है हमारी, उस पॉलिसी के अंतर्गत भारत और श्रीलंका के बीच में दोनों के बीचों में रक्षा संबंध को मजबूत करने के लिए सागर विजन के ऊपर भी चर्चा हुई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या भारत श्रीलंका संबंध के बारे में लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको IORA का जिक्र करना चाहिए। वहाँ पे IORA यदि आप जिक्र कर रहे हैं तो आपके उत्तर में 4 चांद लगेगा। और उसके अलावा आप सागर विजन का इसमें जिक्र निश्चित रूप से करना है, क्योंकि सागर विजन जो है एक नया आप देखेंगे की डायमेंशन है। तो सागर विजन जिसको कहा जाता है, सागर को यदि फुल फॉर्म के रूप में देखें तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो भारत के एक नेबरहुड पॉलिसी का हिस्सा है सागर विजन, और भारत इस सागर विजन के माध्यम से बेसिकली इंडियन ओशन में अपनी पकड़ को बनाए रखना चाहता है, और साथ ही साथ IORA के माध्यम से ही भारत इन सबों से जुड़ना चाहता है, और सिक्योरिटी के माध्यम से और ख़ास व्यापार के माध्यम से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। करीबी इसके लिए भारत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आप देखेंगे श्रीलंका के सतत आर्थिक विकास के लिए श्रीलंका सरकार के प्रयासों का समर्थन भी भारत जारी रखेगा। भारत ने इसके ऊपर अपनी रजामंदी दिखाई है। दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया है कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति की यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधी को आगे बढ़ाने तथा दोनों देशों के लिए लोगों की शांति और समृद्धि को गति प्रदान करेगी। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करें कि अभी तक हम लोगों ने जिस मुद्दे पर चर्चा किया है, तो इस बार का जो नवंबर-दिसंबर का जो श्रीलंका के राष्ट्रपति का जो यात्रा रहा भारत का, वहाँ मुख्य जो मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चाएँ की गई हैं, तो पहला तो इनके बीच में आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्टिविटी है श्रीलंका के लिए, LNG की आपूर्ति है, उस पर चर्चा की गई। दूसरा आपने देखा यहाँ पे कि जो फेरी सेवा को प्रारंभ कर दिया गया है, कांके संतुरई के बीच में जो फेरी सेवा शुरू हुई हैं और रामेश्वर बांध के बीच में वापस से जो आना जाना शुरू हुआ है वो इंपॉर्टेंट रहा। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच में आपने देखा कि रिम्स एसोसिएशंस के लिए भारत अगला जो अध्यक्ष होगा वो श्रीलंका होगा, इसका भारत ने सहमति दे दिया। साथ ही साथ श्रीलंका ने भी भारत को UNSC के 2028-29 के लिए मेंबरशिप के लिए सहमति दिया है, तीसरा अपना समर्थन दिया है। यहाँ पे अगला देख सकते हैं आप, सागर विजन के लिए भी भारत प्रतिबद्ध है, और इसके साथ ही दोनों देश एक दूसरे की रणनीतिक और आर्थिक हित की भी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। आगे आप देखेंगे कि अंत में चूँकि श्रीलंका एक बौद्धों को मानने वाला एक देश है, तो अब यहाँ से वो सीधा ही कहाँ पहुँचे हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति बिहार के बोध गया पहुँच गए हैं। और वहाँ पे बोध गया पता है आपको कि वहाँ पे बौद्ध मंदिर है, बोध गया है। यहाँ पे जाके बोधि मंदिर में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, पूजा अर्चना की है, और वहाँ से फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति वापस प्रवास कर गए। तो अल्टीमेट इस पूरे आर्टिकल के अंतर्गत आपने जो देखा है, भारत और श्रीलंका के नए डायमेंशन को खुलते देखा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024-25 के बीच में श्रीलंका और भारत के बीच में जो यहाँ पे संबंध हैं वो प्रगाढ़ हो रहे हैं अब वैश्विक परिदृश्य के माध्यम से, और भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाइना के लिए ये सेटबैक हो सकता है, और भारत को लगातार अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे बनाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से भारत के चौतरफा पड़ोसियों में चीन का पेंट्रेशन हो रहा है, उसे रोकने की आवश्यकता है, और श्रीलंका का भारत के साथ होना अत्यंत ही जरूरी है। न केवल रणनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी भारत भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो आपकी समझ यहाँ पे डेवलप हुई होगी, और आप अपने मेंस में भी अपने इस उत्तर को शामिल कर सकते हैं। 4-5 पॉइंट यहाँ से निकल कर आते हैं, जिससे आप अपने भारत और श्रीलंका के बीच में प्रगाढ़ होते संबंधों को बता सकते हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही रहने देते हैं। अगले आर्टिकल में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में लेकर आएंगे तो भारत और कुवैत के बीच में एक आर्टिकल आया हुआ है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और वहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत अब खाड़ी देशों में भी अपना प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ा रहा है, या पकड़ जो है भारत की अब होती जा रही है, जो कि भारत के लिए आने वाले समय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग अपने तैयारी को जारी रखे रहें। ये आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होगा, और ऑथेंटिक सोर्स से आपके लिए डाटा लाया गया है। तो आप स्लाइड्स को देख सकते हैं, जहां से आप कुछ मटेरियल्स आपके लिए नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और धीरे धीरे ही सही हम लोग भी एक एक करके अपने इस टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।